महात्मा गांधी ने एक बार कहा था, भारत की आत्मा भारत के गांव में बसती है। उनका विश्वास था कि जिस दिन गांव उन्नति के पथ पर आगे बढ़ेगा, देश खुद ब खुद तरक्की की नई ऊंचाइयों को छुएगा। पर आज भी गांव का जनजीवन मुख्य रूप से वर्षा के पानी पर निर्भर है। आज भी गांव में पानी के वैकल्पिक साधनों और गांव को शहर की मुख्य धारा से जोड़ने वाले संसाधनों का अभाव है। इस स्थिति को पूर्ण रूप से बदलने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट या मनरेगा की शुरुआत की गई। इसी एक्ट से जन्मी मनरेगा योजना अधिकारों पर आधारित एक जन कल्याणकारी योजना है, जिसके तहत हर ग्रामीण को अधिकार है कि वो काम की मांग करे। इस योजना में हर ग्रामीण परिवार को साल में 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित कराने का प्रयास किया जाता है। ये है गुजरात का गांव झरवानी। भारत के इसी तरह के गांव को खुशहाल बनाने के लिए, उनकी तरक्की के लिए हजारों करोड़ रुपए मनरेगा योजना के तहत खर्च किए जा रहे हैं। पर क्या ये फायदे उन तक पहुंच रहे हैं? क्या ग्रामीण लोग अपनी ही प्रगति में शामिल हैं? क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे पैसा सही और लंबे समय तक लाभकारी साधनों में खर्च हो रहा है, इसका निरीक्षण हो सके? इन सब सवालों का जवाब आसान नहीं था। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय और गुजरात सरकार के ग्रामीण विकास कमिश्नरेट के सहयोग से भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स ने एक एकीकृत जियोस्पेशियल आईसीटी समाधान की पेशकश की। इस सारी प्रक्रिया का मूल उद्देश्य था ई शासन और पारदर्शिता। मुश्किल थी सही मनरेगा योजना कार्यों को ढूंढना, ताकि उनसे गांव के लिए उपयोगी संपत्ति बनाई जा सके। पहले हम जो हमारे जो काम मतलब में सिलेक्ट करने होते थे, तो काम के लिए हमको पूरे गांव में ऐसा कोई, ये झरवानी ग्राम पंचायत है, उनमें एरिया बहुत ज़्यादा है, हमारे पास समय कम होता है, तो ज़्यादा सब जगहों पर घूम के फिर हमको नक्की करना होता है कि ये काम लेना अच्छा है, ये काम लेना अच्छा है। हमारे पास ऐसा कुछ नक्शा ऐसा वगैरह कुछ नहीं था। पहला महत्वपूर्ण कदम था कॉम्पोजिट यानी संयोजित नक्शे का बनना, जिससे हर गांव पंचायत को बेहतर और सही योजना बनाने में मदद मिले। 2008 में जो वाटरशेड के प्रोजेक्ट के अंडर जो मैप्स का यूज़ करके वाटरशेड का प्लानिंग साइंटिफिक बेस्ड करना शुरू किया, तो उस सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर 2010 में अंडर द गाइडेंस ऑफ कमिश्नर प्रिंसिपल सेक्रेटरी मैम जीएस बेस्ड मैप का प्लानिंग के लिए यूज़ करना शुरू किया। ये मैप 7 कंपोजिट लेयर्स से बनाया हुआ है। इसमें टोटल 7 लेयर्स का यूज़ किया हुआ है, जिसके इसमें ड्रेनेज नेटवर्क आता है, देन कैडस्ट्रल मैप आता है, साइमल्टेनियसली उसके साथ रिवर एंड वाटर बॉडीज़ के पॉइंट्स आ जाते हैं। इसके साथ साथ ही कॉन्टूर मैप है। तो ये साइंटिफिक डेटा का यूज़ करके नरेगा का प्लानिंग करने के लिए कंपोजिट विलेज मैप ग्राम सभा में पुट किया जाता है। बट ये ग्राम सभा के इसमें जो टेक्निकल असिस्टेंट जब ग्राम सभा में जाते थे, तो उनके साथ में ये मैप्स को दिया जाता था। तो उसके हिसाब से हम बिल्कुल इजीली एक ही जगह पर बैठ के गांव वालों को भी दिखा सकते हैं कि भाई ये आपका सर्वे नंबर यहाँ पर है, तो ये काम यहाँ इजीली ले सकते हैं। और जो ड्रेनेज का पानी का जो पूरा फ्लो जा रहा है, उनमें भी हम उनको दिखा सकते हैं कि यहाँ कुछ छोटा वगैरह चेक डैम बना सकते हैं। तो ऐसा कुछ गांव वालों की उनको समझा के ऐसा पूरा प्लानिंग हम एकदम इजीली कर सकते हैं। इन संयोजित नक्शों ने गांव स्तर के अधिकारियों को गांव वालों के साथ ही मिलकर गांव में सही काम की शिनाख्त करने में मदद की। पहला हमें नक्शे नहीं थे, टेक्नोलॉजी की मदद से ये नक्शे बने हैं, और अब हम ग्राम सभा में सबकी सहमति से ये निर्णय ले पाते हैं किस सर्वे में नंबर पे क्या काम होना है, और जी जमीन को समतल करना है या ग्रुप वेल बनाना है। तो जी इन नक्शों से ये भी पता चलता है कि पानी का बहाव, मेरा मतलब है कि परिमाण कहाँ ज्यादा है। इस तरह हम ये जानकारी अपनी भलाई के लिए इस्तेमाल कर पाते हैं और ग्राम सभा में सबकी सम्मति से काम भी ले पाते हैं, और इससे हम सब खुश हैं। गूगल मैप्स की सहायता से कामों की जांच प्रक्रिया और भी दृढ़ कर दी गई। मनरेगा योजना के सही स्थानों को गूगल नक्शों पर निर्धारित किया गया। फिर इस जानकारी को एनआईसी दिल्ली के साथ मिलकर एकीकृत किया गया।
हर स्थान से आने वाली जानकारी को रोज अपडेट किया जाता है। इसमें क्या किया हुआ है कि जो जहाँ जहाँ पे वर्क्स बनाए हैं उसको हमने गूगल मैप के ऊपर भी लोकेट किया है, वो सेम वर्क्स गूगल मैप के ऊपर भी लोकेट किया है। तो जैसे ही किसी वर्क या लोकेशन बता रहा है कि लेबर बजट में ये पर्टिकुलर काम ले लिया है, तो सेम वर्क को हम गूगल मैप के ऊपर भी दिखा सकते हैं। जैसे कि अभी गूगल मैप के ऊपर बहुत सारे लोगों ने अपने जहाँ जहाँ पे होम्स है वहाँ पे अपना होम का नाम लिख करके लिखा है, उसी तरीके से ये पर्टिकुलर नरेगा के वर्क्स गूगल मैप के ऊपर प्लॉट करके रखे हैं। इसका डेटा तो पूरा हमारा वेब जीआईएस की इसमें है, लेकिन खाली हम उसके ऊपर लोकेट कर सकते हैं कि सैटेलाइट इमेज जो गूगल मैप का है वो हम देख सकते हैं। पर नक्शों का बनना जांच प्रक्रिया का केवल एक अंग था। गांव स्तर पर जांच की भी आवश्यकता थी। जिला स्तर की निगरानी रखना प्रकाश का जिम्मा है, पर पूरे जिले पर और खासकर दूरस्थ कामों पर हर समय ध्यान रखना संभव नहीं था। प्रकाश को तो यह जानना भी मुश्किल था कि तकनीकी सहायक हर रोज मनरेगा योजना की साइट पर जा भी रहे थे या नहीं। पहले क्या होता था कि जब जीआईएस और जीपीएस टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, उस वक्त क्या हुआ कि अप्रैल, मई और जून उस वक्त तो बहुत सारे काम चलते थे और उस हर एक काम को डिस्ट्रिक्ट लेवल से मॉनिटर करना साइट पर जाकर वो मुश्किल हो जाता था। उस दौरान मुझे भी पता नहीं चलता था कि भाई टेक्निकल असिस्टेंट वहाँ पर फील्ड पे जा रहे हैं कि नहीं। तो इस चीज़ को जीपीएस टेक्नोलॉजी जब हमने अडॉप्ट किया हमारे डिस्ट्रिक्ट में, उसके बाद हमें बहुत ही फ़ायदा हुआ है, क्योंकि हर रोज़ शाम को 6-10 को मुझे मैसेज आता है गांधीनगर से, इतने टेक्निकल असिस्टेंट है और इतना उन्होंने मैसेज किया। तो मैं इस चीज़ को इंश्योर कर सकता हूँ कि भाई मेरे जो ब्लॉक इतने हैं और इतने टेक्निकल असिस्टेंट है और वो आज इसमें से इतने मैसेज हुए, तो कोई फील्ड में गया है या नहीं, या किसी ने मैसेज नहीं किया तो किस वजह से नहीं किया, तो इस बात की समीक्षा मैं दूसरे दिन कर सकता हूँ। और एक समस्या थी हाथों से लिखे हुए मस्टर्स या जॉब शीट्स की। पहले अश्विन जैसे ग्राम रोजगार सेवक काम के स्थानों पर ही श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज किया करते थे। इससे मानवीय भूल की संभावना बढ़ जाती थी। इन हाथी मस्टरों की जगह अब ई मस्टर्स ने ले ली है। पहले काम करने में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं था, पहले मस्टर भी हाथ से फिल होता था। तो हमारा जो मस्टर कारकुन रहता था वो हाथ से लिखने में कई बार कितनी गलतियां कर देता था। एक नाम अगर 2 बार भी आ जाता था और जॉब कार्ड नंबर, अकाउंट नंबर वगैरह लिखने में उनको बहुत दिक्कत होती थी। उनको पता नहीं चल रहा था कि हम भूल करें या नहीं। उनसे कई एलिगेशन भी ऐसे हो रहे थे कि यहाँ गलत किया, फ्रॉड। अभी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से जो डिमांड इलेक्ट्रॉनिक में दे रहे, तो एक नाम दूसरी मरतबा आ ही नहीं सकता। ऑलरेडी कंप्यूटर में एग्जिट का ऑप्शन होता ही है, तो ऑलरेडी एग्जिट वो निकल जाता है। जिस दिन मस्टर इश्यू होता है उसी तारीख में वो आ जाता है। डुप्लीकेशन का भी चांस नहीं है। अगर कोई फिर से प्रिंट निकालता है तो प्रिंट के ऊपर डुप्लीकेट कॉपी लिख के आता है। तो ये चांसेस जो पहले थे, जो संभावना थी, वो अभी बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। और दूसरी बात यह है कि अकाउंटेबिलिटी बढ़ चुकी है। जैसे कि आज मैंने मस्टर इश्यू कर दिया है, तो उस मस्टर को मुझे पता है कि भाई 15 दिन के भीतर उसको काम देना है, काम शुरू करवाना है, तो काम वो मेरी अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई। जीआरएस की जो अकाउंटेबिलिटी है काम शुरू करने की, वो बढ़ गई। उसके बाद वो आता है टेक्निकल असिस्टेंट के पास जो मेजरमेंट लेता है, तो उसको भी पता चला कि भाई ये अब काम ख़त्म हो गया इस डेट को, तो मुझे ये काम करना ही है। वो सारा ऑनलाइन रिकॉर्ड्स है जिसको कोई भी उसे चेंज नहीं कर सकता। मैनुअल मस्टर में ये चेंजेस हो सकते हैं, डेट चेंज कर सकते थे, अभी ये चांसेस नहीं है। मनरेगा योजना के अंतर्गत श्रमिकों का वक्त पर भुगतान होना बहुत जरूरी है, पर कुछ बाह्य कारणों की वजह से श्रमिकों के वेतन भुगतान में विलंब हो जाता था। टेक्नोलॉजी आई है बैंक्स या पोस्ट ऑफिस के कारण। पहले श्रमिकों को भुगतान करने में देरी हो जाती थी, पर जब से EFM सिस्टम लागू हुआ है, ये समस्या भी दूर हो गई है। इस सिस्टम के अंतर्गत भुगतान सीधे श्रमिकों के अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। जो पहले 15 दिनों में नहीं हो पा रहा था, वो आज 48 घंटों में हो रहा है। ये बड़ी उपलब्धि है। इस प्रोसीजर में डायरेक्ट जो श्रमिक है उसके खाते में ही पैसे जमा होते हैं। झरवानी एक आदिवासी क्षेत्र है जो स्थानांतरण की एक बड़ी समस्या से जूझता रहा है। स्थानांतरण के कारण जो योजनाएं इन लोगों की भलाई के लिए होती, उन तक पहुंचानी मुश्किल थी। ICT के इस उपाय से लोग अब अपने ही गांव में रोजगार पा रहे हैं। देखिए, यहाँ की 80% आबादी आदिवासी है और उनमें से ज्यादातर लोग
निरक्षर हैं। स्कूली शिक्षा पूरी नहीं होती। 5वीं कक्षा तक ही बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं और परिवार पास के शहरों और कस्बों में रोजगार की तलाश में निकल पड़ते हैं। तो ये स्थानांतरण की प्रक्रिया रुकती है मनरेगा से, क्योंकि उनके अपने ही गांव में उन लोगों को रोजगार मिलता है, जिससे वो अपना सारा काम अपने ही घर से कर सकते हैं और इससे हमें भी मदद मिलती है। सरकार और प्रशासन को भी इससे मदद मिलती है, क्योंकि उन लोगों के लिए बहुत सी योजनाएं हैं जिनका लाभ वो नहीं उठा सकते अगर वो स्थानांतरण करते हैं। उनके यहाँ रहने पर हम उनकी मदद बेहतर तरीके से कर सकते हैं और इससे उन्हें काफी फायदा भी होगा। मनरेगा की वजह से आज गांवों में अच्छे रास्ते हैं। अब पहले इन उबड़ खाबड़ रास्तों पर मोटरसाइकिल तो क्या, साइकिल चलाना भी मुश्किल हो जाता था। अगर कोई बीमार पड़ जाता तो उसे कंधों पे लादकर या स्ट्रेचर बनाकर हॉस्पिटल ले जाना पड़ता था। पर जब से रास्ते बन गए हैं, एम्बुलेंस गांवों के अंदर आ पा रही है और उन्हें अस्पतालों में ले जाना बहुत ही आसान हो गया है। मनरेगा के कारण मैं आज ये जमीन समतल कर पा रहा हूँ और तो और खेती करना भी काफी आसान हो गया है। मुझे तो ऐसा लगता है मेरे जीवन में काफी सुधार आ गया है। इस ग्रुप वेल के बनने से पहले ये जमीन सूखी थी, तब हम 3 टन कपास का उत्पादन किया करते थे। अब पानी रहने की वजह से हमें 3 एकड़ पर पपाया लगाया है। इस साल 40 टन पपाया का उत्पादन हुआ है और हमें तकरीबन 2 लाख रुपए की आमदनी हुई है। हमारा सारा परिवार बहुत खुश है इससे। तकरीबन मार्च अप्रैल में यहाँ सब कुछ सूख जाता था। सिर्फ वो बहनें ही खेती कर पाती थीं जिनके पास कुआं या बोरवेल है। बाकी लोगों को पानी नहीं मिलता था। नरेगा योजना के तहत बने चेक डैम की वजह से हमें जो पानी मिला है उससे हमें फायदा हुआ है। अब हम गेहूं, मक्का और सब्जी की खेती कर रहे हैं। इससे हमें काफी फायदा हुआ है। आज पूरे केवड़िया में जो शाकभाजी मिलती है वो हमारी इस चेक डैम की पियत से उत्पन्न किया हुआ शाकभाजी ही हम लोग खा रहे हैं। तो बिल्कुल उनका जीवन शैली में भी उद्धार हुआ है, बच्चों को पढ़ने में भी बिल्कुल फायदा हुआ है और अपनी आमदनी बढ़ने से उनका जीवन शैली बहुत बेहतर हो गया है। आईसीटी मनरेगा योजना के कार्यों को सार्वजनिक ज्ञान क्षेत्र में लाने में सफल हुआ है। अब कार्यों और उनके स्थलों के बारे में, कार्य की प्रगति और उससे संबंधित जानकारी, लाभार्थियों के नाम इत्यादि जानकारियां प्राप्त करना आसान है। एक पारदर्शी व्यवस्था का अंग है। कोई भी व्यक्ति ये सारी जानकारी इंटरनेट पे हासिल कर सकता है। इंटरनेट पर शिकायत दर्ज करने का भी प्रावधान किया गया है। तकनीक के इस परिवर्तनशील उपयोग को भारत सरकार द्वारा नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड्स, राष्ट्रीय ई शासन पुरस्कार 2011-12 से भी सम्मानित किया गया। आईसीटी की सफलता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि अब दूसरे राज्य भी इस उपाय में अभिरुचि दिखा रहे हैं और वो आईसीटी की सफलता अपने राज्यों में दोहराना चाहते हैं। पर योगीराज शेट्टी की खुशी का एक और कारण भी है। एज सच गुजरात में देखा जाए, इससे आईसीटी के टूल का हमें बहुत फ़ायदा हो चुका है, क्योंकि इसके पहले हर एक मीटिंग के इसमें पेपर्स वगैरह लेके आते थे। अभी ये जो पर्टिकुलर मॉनिटरिंग के लिए या रिव्यू जब होता है, तब ये खाली आईसीटी टूल्स के थ्रू रिव्यू हो रहा है। पिछले 2 साल का ये एग्जाम्पल है कि जितने रिव्यू मीटिंग्स होती है उसमें थ्रू वेबसाइट के थ्रू ही डायरेक्ट रिव्यू करना बहुत ही ईजी हो रहा है। आईसीटी ने कागजी कार्यवाही कम करके न केवल पारदर्शी शासन दिया है, बल्कि इसने प्रभावशाली रूप से तकनीक का स्थानांतरण प्रयोगशाला से जमीन में भी किया है। लेकिन सबसे बड़ी कामयाबी आईसीटी की ये रही है कि इसने एक ऐसे प्रदेश को अपनी सेवाएं दी हैं जो अपनी जनता को बेहतर जीवन देने के लिए प्रतिबद्ध है। आईसीटी विकास के सबसे निचले पायदान पर खड़े लोगों में आत्मविश्वास भर रहा है और अब यह आत्मविश्वास पूरे गुजरात वासियों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है।